मॉडल जेसिका लाल मर्डर केस के दोषी मनु शर्मा को जेल से छोड़ दिया गया है। खबर है कि मनु को कल ही छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि अच्छे आचरण के चलते मनु शर्मा को रिहा किया गया। पहले सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक में पहले मनु शर्मा की सिफारिश की गई थी इस रिहाई की, और इस बोर्ड ने अध्यक्षता दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने की और मनु शर्मा की रिहाई के लिए उपराज्यपाल की आखिरी मंजूरी का इंतजार था, तो ये सिफारिश और उनकी रिहाई हो गई। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विमला मेहरा जी हैं जो कि पूर्व डीजी हैं तिहाड़ जेल की, साथ ही शमीना शफीक है जो कि एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य हैं। विमला जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। क्या वजह है, क्या नियम होते हैं जिसके चलते आखिरकार फायदा मिला है मनु शर्मा को और उसकी रिहाई हुई है? विमला जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि क्या नियम है जिनके चलते मनु शर्मा को फायदा मिला है और उसकी रिहाई हुई है? देखिए, एक स्टेट लेवल का बोर्ड होता है जिसमें ये फैसला किया जाता है कि कैदियों को क्या रिहा किया जा सकता है। तो सारे उसमें सर्कमस्टांसेस, केस के इंडिविजुअल का कंडक्ट जेल में कैसा है और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस मीटिंग में फैसला किया जाता है कि उसको कब तक रिहा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और उनका समय भी इस तरह से पूरा हो चुका है। वो काफी समय से मेरे ख्याल से ओपन जेल में भी काम कर रहे थे, ओपन जेल में उनको रखा गया था। तो अच्छा व्यवहार या उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, तो इस हिसाब से उनको उस एडवाइजरी कमेटी में ये फैसला लिया गया होगा कि उनको रिहा कर दिया जाए। विमला जी, इस केस के तमाम पहलू हैं, लेकिन क्योंकि आप पूर्व डीजी तिहाड़ जेल रह चुकी हैं, हमारे देश में कितने प्रतिशत ऐसे कैदी होते हैं जिनको इस तरह की सजा मिली होती है? अब 2023 तक की सजा थी मनु शर्मा की या सिद्धार्थ वशिष्ठ, कुछ भी इनको कह सकते हैं। कितने प्रतिशत जो कैदी होते हैं उनको इस तरह की अच्छे आचरण के कारण जल्दी रिहाई मिल जाती है? जी, हर केस को अलग मापदंडों पर नापा जाता है कि किस तरह का केस है और वो उनके रिहाई से क्या समाज पर क्या असर पड़ेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बोर्ड में लिया जाता है और इसमें जुडिशरी और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के नुमाइंदे उसमें शामिल होते हैं और वो अपनी अपनी राय देते हैं और उसके बाद ये फैसला सोच समझ कर ये फैसला किया जाता है कि उनको कब तक रिहा कर दिया जाए। शमीना, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो फैसला किया गया है इसको आप किस तरह से देखती हैं? कि आपको लगता है कि जो इस मामले में इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ हुआ है? हर इंसान से गलती होती है। विमला जी, शमीना से सवाल था। शमीना शफीक एनसीडब्ल्यू की सदस्य भी रह चुकी हैं। जी शमीना। निधि, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो बड़ा शॉक लगा जब आज ये न्यूज आई कि उनकी सजा जो है वो कम कर दी गई है एंड ही इज गोइंग टू बी वॉकिंग स्कॉट फ्री। इसलिए नहीं क्योंकि मनु शर्मा से कोई व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो सकती है, मगर इसलिए कि एक महिला के खिलाफ इतना जघन्य अपराध करने के बाद किसी व्यक्ति को अच्छे आचरण के चलते आप शायद एक सिटिंग या दो सिटिंग में कुछ लोग जो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, टू द सिस्टम, बैठते हैं और तय कर लेते हैं कि ये व्यक्ति अब आजाद घूम सकता है। उसके उलट एक महिला जिसके खिलाफ अपराध हुआ होता है, उसकी माँ का जो स्ट्रगल है या जो सिस्टम में लोग हैं जिनका स्ट्रगल होता है कि अपराधी को सजा मिले, वो कितना लंबा स्ट्रगल होता है, इसका जीता जागता ताजा उदाहरण निर्भया के माता पिता हैं। और महिला शमीना, अगर हमारे पास समय कम है, लेकिन इस मामले में जो जेसिका की बहन है सबरीना, उन्होंने शायद 2018 में ही कह दिया था कि एक तरह से वो भी नरम पड़ गई थी इस मामले में कि अब शायद इतना दुख नहीं है जो भी है। आई अग्री कंप्लीटली। ये बात वही मैंने कहा, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यहाँ बात सिस्टम की है। मनु शर्मा जी का शायद आचरण अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तभी जुडिशरी ने ये फैसला किया है।
मगर यहाँ बात संदेश देने की होती है कि जब एक महिला को या देश भर की महिलाओं को ये संदेश जाता है कि एक व्यक्ति जो इतने जघन्य अपराध में बरी हो रहा है, वो इतने आसानी से ही इज गोइंग टू बी वॉकिंग स्पॉट फ्री। मगर जो लोग स्ट्रगल करते हैं कि अपराधी जेल के पीछे जाए, उनका स्ट्रगल इतना लंबा होता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। और दूसरा, मैसेज क्या देना चाह रही है सरकार या सिस्टम, संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होगा तो वो सजा देने में बहुत समय लगाया जाएगा, कई बार 7-8 साल लगा दिए जाएंगे, कई बार सजा मिलेगी भी नहीं। शमीना, कनेक्शंस की बात होती है। शमीना, कनेक्शंस पे विमला जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए यही था कि मनोज शर्मा कनेक्टेड थे, 2-3 बैठकें, 3 बैठकें समीक्षा बोर्ड की हुई। मेरा सवाल इसलिए आपसे था कि ऐसे बहुत कैदी होंगे जिनका आचरण अच्छा होगा, जो चैरिटी करते होंगे, पढ़ाते होंगे, सिखाते होंगे। तिहाड़ जेल के तो हमारे कैदी तमाम चीजें बनाते हैं जो बाजार में बिकने के लिए भी आती हैं। तो जब गरीब समाज घर से कोई कैदी होता है अच्छे आचरण का, उसको नहीं तवज्जो दी जाती, लेकिन अगर कोई कनेक्टेड परिवार से होता है, जाने माने पिता का बेटा होता है या बेटी, उनको फायदा मिल जाता है। ऐसा है क्या विमला जी? मुझे नहीं लगता आपकी बात सही है, क्योंकि सारे ही केस के पहलुओं को देखकर ही ये फैसला लिया जाता है कि किसको रिहा करना है, किसको नहीं करना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें दोनों तरह के पहलू लोग अलग अलग डिपार्टमेंट अपने सामने रखते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ कर किया गया होगा फैसला। और मेरे ख्याल से वो अभी 17 साल काट चुके हैं जेल में। और मुझे लगता है कि सभी डिपार्टमेंट्स की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर ही ये फैसला किया गया है। और समाज पर क्या असर होगा इसके बारे में भी जरूर इस बैठक में जिसमें फैसला लिया गया, उसमें जरूर इसके बारे में भी चर्चा की गई होगी। और तभी ये फैसला लिया चाह रहा था, गया। क्योंकि जैसा कि विमला जी कह रही हैं कि करीब 17 साल उसने जेल में काट दिए हैं, और अगर जो छूट है उनको अगर मिला दे तो करीब 23 साल का ये वाकया हो जाता है कि जो सजा मिली है और जो फैसला किया गया उसमें भी यही बात कही गई है। तो आपको लगता है कि जो सजा मिली है वो काफी है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे मामलों में आजीवन कैद अगर आपको देना है तो आजीवन का मतलब आजीवन होता है? मैं यही प्रश्न उठाना चाह रही हूँ कि जब कोई सजा बड़ी मशक्कत के बाद किसी अपराधी को सजा मिलती है, उसके कनेक्शंस के चलते या और किन्हीं कारणों से, जो बेहतर मुझे लगता है सिस्टम में हर जो व्यक्ति है वो जानता है, इस तरह से अगर छूट मिलती है तो वो छूट का असर कितना बुरा और लोगों पर पड़ता है, ये देखने की बात है। दूसरा, हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या सिस्टम वाकई ऐसे अपराधी जब ये छूट कर बाहर आते हैं तो इनके ऊपर कोई वॉच रखी जाएगी या रखी जाती है, या ये सिर्फ नाम मात्र कागज पे लिखने के लिए होता है और उसके बाद सब चीजें ज्यों की त्यों चलने लगेंगी। और जैसा निधि जी ने कहा, बहुत क्लियर कहा कि ये हाईली कनेक्टेड, हाई प्रोफाइल मामला था, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, इनके लिए सिस्टम बैठा, 2 सीटिंग हुई और इनके अपराध को देख दिया, को माफ करते हुए 3 साल की इनकी सजा माफ कर दी गई। ऐसे और कितने अपराधी हैं जिनकी सजाएं माफ होती हैं, उसका प्रतिशत क्या है और उसका आधार क्या है, ये समझने की ज्यादा जरूरत है। और यही सिस्टम को समझाना पड़ेगा। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, एक व्यक्ति विशेष से ना कोई नाराजगी है, ना कोई व्यक्तिगत द्वेष है, यहाँ बात सिस्टम की हो रही है। सिस्टम में लोगों को मदद करने के लिए बनाया गया है या सिस्टम अपराधियों को उनके अपराध की सजा देने के लिए बनाया गया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैसेजिंग क्या दी जा रही है, समाज के प्रति कौन सा मैसेज जा रहा है कि अपराध करने के बाद अगर आप हाईली कनेक्टेड हैं तो आपके छूट जाने के जो तरीके हैं वो ज्यादा आसान हो जाएंगे। क्या ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है सिस्टम को इस बात में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल शमीना, आपका और विमला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सेमी ओपन जेल में मनोज शर्मा रह रहे थे। सेमी ओपन जेल का मतलब ये होता है कि सुबह वो जेल से बाहर होते हैं और रात में सोने के लिए जेल में चले जाते हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे अखिलेश। ब्रेक है और ब्रेक के बाद बताएंगे। लॉकडाउन के कारण कई बाजारों में दुकान मालिकों और किराएदारों के बीच तनातनी वाले हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे तो हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि किराएदारों को किराया देना ही पड़ेगा,
लेकिन दिल्ली के बाजार अब इस तनातनी का हल खोजने में जुटे हैं। और ये नौबत क्यों आई है, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। करीब 2.5 महीने बाद मंगलवार को गांधीनगर का थोक कपड़ा बाजार खुला है। अरुण करीब 12 साल से 7 गज की छोटी सी दुकान से अपना कारोबार करते हैं। इस दुकान का किराया हर महीने 1.25 लाख रुपए देते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते खाली बैठे अरुण कुमार अब इतना किराया देने की हालत में नहीं हैं। हमें 12 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मार्केट में पहली बार ऐसी दिक्कतें आई हैं किराए के ऊपर। वैसे अभी हमारे मार्केट के प्रधान जी ने 33% की हमें वो करी है कि छूट मिलेगी, जो भी किराया है, जिसका जैसे भी किराया है उस हिसाब से, जिसका 30 है, 40 है, 50 जो भी है उस हिसाब से किराए के हिसाब से है। पर आगे हमें दिक्कतें हैं क्योंकि 2 महीने 3 महीने हमारा बिल्कुल बंद रहा है। तो हम तो यही चाहते थे कि हमारी तरफ से ये छूट हो जाए कि हमारा जो 2 महीने है वो हमारा किराया छूट जाए। दिल्ली में कपड़े के सबसे बड़े थोक बाजार के तौर पर गांधीनगर जाना जाता है। यहाँ 14,000 दुकानें हैं। हाल के दिनों में यहाँ किराए को लेकर बढ़ रहे तनाव के चलते मार्केट एसोसिएशन ने अनोखा समझौता किया है। इसके तहत अप्रैल, मई, जून, जुलाई में किराए पर छूट होगी। 30,000 तक के किराए पर 25% तक छूट, 75,000 तक के किराए पर 1/3 छूट होगी। हमने किराएदारों की भी राय ली, मालिक मकानों की भी किराए ली। उसके बाद एक सहमति बनाने का प्रयास किया कि भाई आप जितना भी 4 महीने तक, हमने माना कि हम 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तक जो किराएदार है, जो किराया दे रहा है, वो 1/3 किराए की उसको छूट है 4 महीने तक। और 4 महीने के बाद एक बार दोबारा हम देखेंगे कि अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट में सुधार नहीं हुआ है तो हम इसको रिकंसिडर कर लेंगे। अगर सब कुछ सामान्य हो जाता है तो ये छूट समाप्त हो जाएगी। थोक बाजार से हमने रुख किया कमला नगर बाजार की ओर। 2500 दुकानों वाले इस बाजार में करीब 200 दुकानें मालिक और किराएदारों के झगड़ों के चलते बंद पड़ी हैं। यहाँ भी मार्केट एसोसिएशन ने दुकान मालिकों से 4 महीने तक 50% किराया ही लेने की अपील की है, लेकिन उसके बावजूद दर्जन भर खाने पीने की दुकानें किराए के चलते खाली हो गई हैं। और हर आदमी सोच रहा है आज तो दुकानें खुली हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राहक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऑड इवन में दुकानदारों ने खोल के बैठे 5 बजे तक 6 बजे तक बैठते थे, ग्राहक बिल्कुल नहीं था। और मेरी रिक्वेस्ट है एक ट्रेडर्स के नाते, एक अध्यक्ष के नाते, कि हमें इसको मानवता के रूप में, समझौते के रूप में आपस में किराएदार मालिकान को बैठ कर समझौता करना चाहिए। यही इसका हल है और यही बढ़िया होगा इसके लिए। उधर दिल्ली के सबसे महंगे बाजारों में शुमार खान मार्केट की कुछ दुकानों के किराएदारों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन यहां से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली में अब टैंक रोड, लाजपत नगर समेत कई बड़े बाजारों में किराएदार और दुकान मालिकों के बीच गांधीनगर जैसा समझौता कराने की कोशिश हो रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में अपनी उपज बेचने के इंतजार में 7 दिनों के अंदर दूसरे किसान की मौत हो गई है। 65 साल के किसान की बात है। इनका नाम जयराम मंडलोई था, जो अपनी उपज बेचने के लिए खरीदी केंद्र आए थे। उन्हें वहीं दिल का दौरा पड़ा। देवास के जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जयराम मंडलोई को 29 मई को खरीदी केंद्र से एक एसएमएस आया। 30 और 31 मई को सिया गांव के खरीदी केंद्र के पास वो इंतजार करते रहे। 2 दिन बाद वहीं दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ये व्यवस्था में थोड़ी बहुत ऐसी है कि टोकन नंबर अगर मिलते रहे तो आदमी कोई परेशान नहीं होता। तो आपको टोकन नंबर नहीं मिले थे? टोकन नंबर नहीं मिला, ऐसे ही मैं गया वो आया, ऐसा चलता रहा वहाँ। अच्छा। लेकिन टोकन नंबर मिल जाता तो वो भले से आराम से बैठते, अपना जब भी नंबर आ जाता अपन जो है तुलवा देते। जो ट्रैक्टर ट्राली को लेकर आया था ड्राइवर, उनके द्वारा सूचना मिली थी मुझे कि पापा को सीने में दर्द हुआ, तकलीफ हुई और 108 एम्बुलेंस के द्वारा हम उनको देवास ले जा रहे हैं। तो मुझे रात को 9:55 को सूचना मिली थी, जिसके उज्जैन से मैं यहाँ देवास आया यहाँ पर। तो मुझे पता चला यहाँ आने के बाद में पापा की वहाँ पर रखी हुई है। इस मामले में जब हमने कृषि मंत्री कमल पटेल से सवाल पूछा तो उन्होंने फिर कहा किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये ठीक नहीं है। अभी आप पत्रकार हैं, 10 पत्रकार इकट्ठे होते हैं तो तुम लॉकडाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो लाखों लोग जहाँ आते हैं और उसमें ये ज़्यादा नहीं कि 122 लाख मीट्रिक टन तो हमने
गेहूं खरीद लिया, चना हम खरीद रहे हैं, सरसों हम खरीद रहे हैं, जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं खरीद रही थी। हम किसानों को ब्याज माफ कर रहे हैं। हम कितना मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हर गरीब हर चीज के लिए 5,000 अंत्येष्टि के दिए थे, वो भी कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। और इसलिए किसानों की तकलीफ है, वो हमारी तकलीफ है। लेकिन इतने बड़े काम में कभी भी कुछ होता है तो थोड़ी बहुत लाइन तो लगेगी। हम शादी में जाते हैं, 500 लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं जब गिद्ध जैसा भोजन होता है कैसे टूट पड़ते हैं। तो ये तो, लेकिन फिर भी एक एक दाना किसान का खरीदेंगे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगा है। शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार किसानों पे बदला लेने पे लगे हैं। आप देखो कि किसानों का कर्ज खा गए, जो 2 लाख रुपए तक का उनको देना था उसको पाप बता रहे हैं इनके मंत्री। इनके मंत्री लगातार बारदान की कमी और लाइनों में किसानों की जान देना, ये एक प्रोसेस सा बन गया। पहले आगर में हुआ, अब देवास में हुआ, और शिवराज जी भाषण का शासन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि शिवराज जी को अभी भी सही दिशा में काम करना चाहिए। वैसे सरकार का दावा है कि 31 मई तक वो 1,22,28,379 मीट्रिक टन गेहूं 15,29,122 किसानों से खरीद कर उन्हें 430,51,78,330 रुपए का भुगतान कर चुकी है। सिर्फ खरीदी में ही नहीं, रख रखाव में भी सरकारी लापरवाही कई जिलों से नजर आई, जहां बारिश में भीगकर गेहूं जनता के पैसों को गलाता दिखा। जनता के पैसे लिए किसानों से खरीदी की बावजूद इसके करोड़ों रुपए बरसात के पानी में बह गए। किसान फसल बेचने हफ्तों लाइन में खड़ा रहा। न जनता खुश, न किसान। सोचिएगा कभी। देवास से अरविंद चौकसी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और मध्य प्रदेश इसी खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खबरों की खबर। नमस्कार।